नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में मैंने आपको राज्य के उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत और उसकी आलोचना बताई थी। आज मैं आप लोगों को राज्य की उत्पत्ति का एक और सिद्धांत, जो मान्य सिद्धांत है, ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, जो तीन सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का आप लोगों ने देखा, एक दैव उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा शक्ति सिद्धांत और तीसरा सामाजिक समझौता सिद्धांत। इन तीनों ही सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया गया और इसकी बड़ी आलोचना है। इस आलोचना के बाद एक नया सिद्धांत आया, ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, जिसे फिलहाल आज मैक्सिमम राजनीति विज्ञान के विद्वान स्वीकार करते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत था, इसका मानना था कि राज्य का निर्माण नहीं, राज्य का विकास हुआ है। जबकि यो पुराने तीनों जो सिद्धांत थे, दैव उत्पत्ति, शक्ति और सामाजिक समझौता, उनका मानना था कि राज्य का निर्माण हुआ है। लेकिन विकासवादी सिद्धांत का मानना था कि राज्य का निर्माण नहीं हुआ, राज्य का विकास निरंतर धीरे धीरे क्रमिक विकास कर राज्य आज अपने इस स्वरूप को प्राप्त किए हुए हैं। अगर देखें तो जितने भी सिद्धांत इसके पहले रहे हैं, एक दैवी उत्पत्ति को छोड़ दिया जाए तो सारे सिद्धांत लगभग इस बात को स्वीकार करते हैं कि राज्य एक मानवीय संस्था है। बस दैवी सिद्धांत कहता है राज्य ईश्वरीय संस्था है। विकासवादी सिद्धांत भी मानता है कि राज्य एक मानवीय संस्था है, लेकिन बाकी सिद्धांत राज्य के निर्माण की बात करते हैं और यह सिद्धांत राज्य के निरंतर क्रमिक विकास की बात करता है। इसी संबंध में गार्नर ने कहा है कि न तो राज्य किसी ईश्वर की देन है, न ही राज्य उच्च शक्ति का परिणाम है, और न ही राज्य किसी समझौते का परिणाम है, बल्कि राज्य एक क्रमिक विकास से आई एक संस्था है, जिसका धीरे धीरे क्रमवार निरंतर विकास हुआ है और आज वह इस स्वरूप को प्राप्त किया हुआ है। राज्य आदिकाल से, आदिकालीन समाज से क्रमिक विकास करते हुए वर्तमान राष्ट्रीय राज्य के स्वरूप को प्राप्त किया हुआ है। अब इस राज्य के उत्पत्ति के ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत ने कुछ महत्वपूर्ण तत्व बताए कि राज्य के विकास के में सहायक कुछ प्रमुख तत्व, कि अगर राज्य का क्रमिक विकास हुआ है तो कैसे हुआ और किन तत्वों के माध्यम से हुआ है, इसकी विवेचना उन लोगों ने की, जिसमें कुल 6 तत्व बताए कि इन्हीं से मिलकर राज्य नामक संस्था, इन्हीं के सहायता से राज्य नामक संस्था क्रमिक विकास करके आज अपने इस स्वरूप को प्राप्त की हुई है। इसमें पहला था रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो रक्त संबंध होता है, वो रक्त संबंध बड़ा घनिष्ठ होता है। शुरुआती दौर में मनुष्यों को एक साथ जोड़ने के लिए एक ही चीज थी, वह था ब्लड रिलेशन। और एक ब्रिटेन की कहावत भी है, आंग्ल कहावत, कि ब्लड इज थिकर देन वाटर। खून जो होता है वो पानी से गाढ़ा होता है। एक भोजपुरी में कहावत है कि अपना अपने को ही खींचता है, भोतराइलो हंसुआ अपनी ओर खींचेला। एक भोजपुरी की कहावत है कि मतलब हंसुए में धार भले ना हो, लेकिन वो अपनी ही तरफ, भले ही अपना सिक्का खोटा क्यों ना हो, लेकिन वो अपना है, अपने ही तरफ खींचता है। ठीक यही स्थिति ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध की थी। शुरुआती दौर में हमें एक साथ, एक कबीले में एक साथ रहने के लिए जो तत्व मजबूर करता है, उसे हम ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध कहते हैं। मैकाइवर का कथन भी है
बड़ा महत्वपूर्ण कथन था मैकाइवर का इस ब्लड रिलेशन के संबंध में कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है। रक्त संबंध, ये जो रक्त संबंध है ये समाज को जन्म देता है और कालांतर में जाकर यह संबंध राज्य को जन्म देता है। यानी इसी रक्त संबंध ने समाज बनाया और समाज से राज्य बना। ये मैकाइवर का कथन है। ये था रक्त संबंध। दूसरी चीज थी धर्म। देखिए, जिस प्रकार रक्त संबंध है सेम वही कंडीशन धर्म की है। शुरुआती दौर में रक्त संबंध ने हमें एक कबीले, एक समुदाय में रहने को मजबूर किया और उस समुदाय में रहने से जब हम रह रहे थे तो कुछ नियम कानून, कुछ नैतिकताएं चाहिए होती थी। वो नैतिकताएं हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती थी, वह था धर्म। शुरुआती दौर में समाज को व्यवस्थित और नियंत्रित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए धर्म का सहारा लिया गया और कहा भी जाता है कि व्यक्ति किसी की आज्ञा का पालन न करे लेकिन धर्म की आज्ञा का पालन करता है। तो धर्म ने इकट्ठा किया, धर्म ने जोड़ा। उस समय प्राचीन काल में दो प्रक्रियाएं प्रचलित थीं धर्म के। एक पितरों की पूजा, पितृ देवताओं की पूजा, और दूसरा प्राकृतिक शक्तियों की पूजा। मैं भी देखता हूं, या बहुत सारे हमारे लोग हैं परिचित, सबके एक कोई कुल देवता या कुल देवी होते हैं। वो कोई और नहीं होते, वो हमारे पूर्वज होते हैं। उन पूर्वजों की हम पूजा करते हैं, उनका थैंक्स बोलते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, उनसे रक्षा की बात करते हैं। तो एक पितरों की पूजा करके एक कुल एक साथ इकट्ठा हो जाता है। ऐसे ही प्राकृतिक शक्तियों की पूजा, सूर्य की, चंद्र की, वायु की, अग्नि की, जल की, इन सबकी पूजा, प्रकृति की पूजा करके हम प्रकृति को थैंक्स बोलते थे कि उन्होंने इतना हमको दिया कि हम इससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये जो चीजें थी धर्म, ये धर्म शुरुआती दौर में हमें इकट्ठा करने और आज्ञा पालन करने, एक साथ नैतिकता के आधार पर नियंत्रित रहने, समाज को सुव्यवस्थित और सुसंस्कृत करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए कहा जाता है कि राज्य के विकास में एक कील इस धर्म ने भी ठोकी। यानी विकास के क्रम में एक क्रमिक विकास धर्म के भी माध्यम से राज्य का हुआ। तीसरी चीज थी मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति। देखिए, अगर आपको याद हो राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु ने क्या कहा कि जो मनुष्य सभ्य और सुसंस्कृत समाज में नहीं रहता वह या तो देवता है या फिर जानवर। यानी मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक, और सामाजिक होने के कारण राजनीतिक प्राणी होता है। वह समाज में ही मनुष्य रह सकता है। तो मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति है एक समाज में रहे, और जब एक समाज में रहेगा तो स्वार्थ टकराएंगे, कुछ नैतिकता के प्रश्न होंगे, कुछ नीतिगत प्रश्न होंगे, इसको लेकर विवाद की स्थिति हो सकती है। तो मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति थी कि ऐसी विवाद की स्थिति ना हो, इसलिए मनुष्य ने राज्य नामक संस्था के विकास में अब उसकी स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति ने भूमिका निभाई। अभी मैं आपको बताऊंगा कि देखेंगे कि कैसे राज्य के चारों तत्व फुलफिल करते हैं, किस तरह से। चौथी चीज शक्ति। देखिए, शक्ति सिद्धांत ने भी शक्ति की बात की। यहां यह नहीं कहा गया कि केवल शक्ति के वजह से ही राज्य आया, शक्ति के द्वारा राज्य का निर्माण नहीं किया गया, बल्कि राज्य के विकास में शक्ति ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैक्स का कथन है कि निश्चित रूप से राज्य का निर्माण युद्धों द्वारा हुआ होगा और पहला योद्धा राजा रहा होगा। निश्चित रूप से राज्य नामक जो संस्था है, उस संस्था को संगठित करने, एक राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित करने और आपसी वैमनस्यता को दूर कर एक समाज के रूप में रहने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। और राज्य के स्थापना के बाद भी राज्य के नागरिकों के जान माल और संपत्ति की रक्षा के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। यानी आंतरिक सुव्यवस्था और बाह्य सुरक्षा दोनों शक्ति के आधार पर होता है। इसलिए राज्य के विकास में शक्ति ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला बड़ा महत्वपूर्ण था आर्थिक गतिविधियां। देखिए, इस
राज्य के विकास में आर्थिक गतिविधियों की क्या भूमिका रही है, इस संबंध में प्लेटो, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, एडम स्मिथ, मॉन्टेस्क्यू इत्यादि ने बहुत सारी विवेचना की है। लेकिन इस संबंध में मार्क्स ने एक विवेचना की। मार्क्स ने बताया कि कैसे आर्थिक गतिविधियों ने राज्य के विकास में एक क्रमिक भूमिका निभाई। इस पर प्रकाश डालते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने कुल 4 चरण बताए। कहा कि राज्य के विकास में 4 चरणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला चरण उन्होंने बताया आखेट की अवस्था। अब ये कैसे आया? तो जब प्रकृति में लोग आए होंगे शुरुआती दौर में, तो कोई किसी का तो रहा नहीं, कोई समाज तो था नहीं, तो ऐसे ही जंगलों में घूमते थे, फिरते थे, पानी, नदी का पानी पी लेते थे, पेड़ पौधों के फलों को खा लेते थे, ऐसे जिंदा रह रहे थे। एक समय आता था कि फल खत्म हो जाते थे, पत्ते खाते थे। एक समय ऐसा आता था कि ना पेड़ पे फल है ना पत्ते हैं और पानी भी सूख गया। तो जो सरवाइव कर पाता था वो जीता था, जो नहीं सरवाइव कर पाता था वो मर जाता था। फिर उनको अन्य जानवर, कीड़े मकोड़े खा रहे होते थे। तो फिर मनुष्य ने सोचा, देखिए आर्थिक गतिविधि यानी पेट की भूख, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मार्क्स यही कहता है कि मनुष्य के, व्यक्ति के पेट की भूख यानी उसकी आवश्यकता की पूर्ति ने कैसे राज्य नामक संस्था की तरफ हमें आगे बढ़ाया। तो देखा जानवर खा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो भाई, अगर ये हमको खा रहे हैं तो हम भी आवश्यकता पड़ने पे इनको खा के अपना पेट भर सकते हैं। तो उनको आखेट यानी शिकार करने लगे। शिकार के लिए हथियार, तो पत्थर के हथियार बने। पाषाण युग याद होगा आपको, पहला हथियार पत्थर का बना। पत्थर से पत्थर टकराए, अग्नि का आविष्कार हुआ। धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, विकास क्रमिक हो रहा है। उसके बाद आखेट की अवस्था आ गई। अब ये मार के खाने लगे। इनके दिमाग में ये आया कि एक दिन ऐसा ना हो कि ये सब खत्म हो जाए। चूंकि इनके अंदर प्रजनन की क्षमता थी, मनुष्यों के अंदर भी थी, जानवरों के अंदर भी थी। तो लोगों ने सोचा, देखिए कैसे दिमाग की बत्ती जलती है, कैसे आवश्यकता आविष्कार को जन्मता है, कैसे आवश्यकता समाज को जन्म देती है। इनको लगा कि चलो इनको पालते हैं। पालने के लिए समूह बनाना पड़ा, संगठन बनाना पड़ा। तो मान लीजिए 40-50 लोगों का एक संगठन, उधर 40 लोगों का, इधर 40 लोगों का संगठन, और सभी संगठन के लोगों ने कुछ पशुओं को पाला कि भाई सब लोग मिलके इसको चराएंगे, पालेंगे और जो होगा वो खाएंगे। ये दूसरी अवस्था पशुपालन की अवस्था थी कि पशुओं को पालने लगे। तीसरी अवस्था की बात करता, आप देखिए डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है। संगठन बन गया, कुछ लोगों का ही बना लेकिन बन गया, एक साथ रहने लगे, पशुपालन करने लगे। फिर इन्होंने देखा कि पशु चर रहे हैं, घास को इधर से खा रहे हैं, फिर उधर से घूमते हुए दूसरे तरफ से कुछ दिन बाद यहाँ रहे, फिर घास ऊपर आ गई। तो मनुष्य ने सोचा कि जिन पशुओं को हम खा रहे हैं वो पशु इनको खा के इतने स्वस्थ रह रहे हैं, तो इनको तो हम भी खा सकते हैं। यहां कृषि का आविष्कार होता है। तीसरा युग बताता है मार्क्स, कृषि का युग। यहां कृषि का आविष्कार होता है और कृषि के आविष्कार से लोगों ने जमीन घेरना शुरू किया। जनसंख्या आ गई, एक निश्चित जगह पे बस गए, जमीन घेरा, थोड़ा थोड़ा जिसकी जितनी क्षमता थी जिस ग्रुप की, उस ग्रुप में उतना जोड़ा। यहाँ तेरे मेरे की भावना आई, आपस में संघर्ष पैदा हुए और उन संघर्षों के कारण राज्य नामक संस्था की आवश्यकता, जब संघर्ष को समाप्त करने के लिए उनके अंदर एक चेतना आई, उस चेतना ने राज्य नामक संस्था को आगे विकास की तरफ आगे बढ़ाया। अगले युग की बात करता, औद्योगिक युग। अब इसके आगे बहुत सारा है। मार्क्स का पूरा ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का सिद्धांत है। अगर उस सिद्धांत में जाएं तो वो कहता है पूंजीवादी युग, औद्योगिक युग आ गया, यहाँ संघर्ष और तेज होता है, फिर अंत में संघर्ष क्रांति होती है और साम्यवाद आ जाता है। तो हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे फिलहाल। बस इतना ये कहना चाहता है कि मनुष्य की आर्थिक गतिविधि ने भी राज्य के विकास में अपनी एक आहुति दी है, अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्यों? क्योंकि इसी आर्थिक आवश्यकता ने हमें धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ, समाज आखेट से पशुपालन, पशुपालन से कृषि, और जब कृषि हो गया तो फिर हम एक जगह निश्चित भूभाग पर रहने लगे। राज्य के 4 तत्व हैं, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो जनसंख्या थी
एक साथ इकट्ठा हो गए थे, पशुपालन करने लगे थे, फिर कृषि करने लगे तो निश्चित भूभाग हो गए। उसके बाद आपस में संघर्ष न हो उसके लिए उन्होंने अपने में से ही किसी एक को सरकार बना दिया और फिर हर संगठन का मुखिया अपने आप को संप्रभु मानने लगा। लेकिन ऐसा नहीं, धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ। संप्रभुता केवल राज्य में होती है और अंततः राज्य नामक संस्था आई। तो यहां कहने का यह आशय है कि इस आर्थिक गतिविधि ने भी राज्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंतिम, राजनीतिक चेतना। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि किसी भी समाज के लिए राजनीतिक चेतना, क्योंकि किसी भी समाज को विकसित करने के लिए, किसी भी समाज को आगे ले जाकर राज्य नामक संस्था के रूप में स्थापित करने के लिए चेतना की आवश्यकता होती है, कॉन्शियसनेस की आवश्यकता होती है। और बिना कॉन्शियसनेस के राज्य नामक संस्था या किसी भी संस्था का आना बड़ा मुश्किल है। तो राजनीतिक चेतना से तात्पर्य उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चेतना है जिनके हेतु राज्य की स्थापना की गई। अब कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति की राजनीतिक चेतना? कि हम भी सुखी रहें, तुम भी सुखी रहो, आपस में संघर्ष और द्वंद्व ना हो, किसी के जान को खतरा ना हो, आपस में संघर्ष के कारण एक दूसरे के हम दुश्मन ना बन जाए, हमारा जीवन ही ना समाप्त हो जाए। यानी एक शांति और सुव्यवस्था स्थापित करने की राजनीतिक चेतना ने राज्य नामक संस्था को स्थापित किया। अगर आप इस ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत को देखें तो इसमें उन तीनों सिद्धांतों का समावेश मिलता है: दैवी उत्पत्ति, शक्ति और सामाजिक समझौता। देखिए, रक्त संबंध, ये जो रक्त संबंध है, और धर्म, ये दैवी सिद्धांत, यह दैवी की बात करता है। ये शक्ति सिद्धांत को परिभाषित कर रहा है और ये मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति और राजनीतिक चेतना, ये दोनों सामाजिक समझौता सिद्धांत को परिभाषित कर रहा है। और अगर आप देखें तो ये जो आर्थिक गतिविधियां हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक समझौता सिद्धांत रूसो के उस विचारधारा से जुड़ी हुई लगती। तो कह सकते हैं कि राज्य के उत्पत्ति के तीनों सिद्धांतों की आलोचना की गई और फिर उन तीनों के दोषों से मुक्त और उन तीनों के गुणों से युक्त, यानी उन तीनों के जो जो अच्छाइयां थी उनको ले लिया, अब मिक्स करके विकास के आधार पर ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, यानी राज्य के विकास के आधार पर राज्य के सिद्धांत की, राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत की व्याख्या कर डाली। इसने कहा कि ऐसा नहीं है कि जैसे कहा कि केवल धर्म के कारण राज्य आया, दैव उत्पत्ति। शक्ति सिद्धांत कहता है केवल शक्ति के कारण राज्य आया। सामाजिक समझौता कहता है कि मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति और राजनीतिक चेतना के कारण, आर्थिक आवश्यकताओं के कारण समझौता करके हमने राज्य नामक संस्था की स्थापना की। केवल वो एक एक अपने अपनी पक्ष की बात करते हैं, लेकिन ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत फुल स्टॉप लगाता है, कहता है राज्य मानवीय संस्था है और राज्य का निर्माण नहीं, विकास हुआ है और इस विकास में इन तत्वों ने मिलकर भूमिका निभाई है, इन सभी तत्वों ने अपने अपने हिस्से की भूमिका निभाई है, तब जाके राज्य नामक संस्था आ पाया। मित्रों, ये था राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। बहुत आसान टॉपिक। अब मैं आज के इस वीडियो से विदा लेने से पहले आप लोगों से यह आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंच सके जो राजनीति विज्ञान को जानना और समझना चाहते थे। आगे के वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार मित्रों।